नमस्ते नमस्ते छात्रों। कक्षा 9वीं के अंतर्गत रेगुलर पाठ्यक्रम में हम पाठ क्रमांक 5 जूलिया इसे हम परिचित कराने जा रहे हैं, जिसके लेखक है अंतोन चेखव। ध्यान में रखना है। इस पाठ की विधा है एकांकिका। नौकरी पेशा अभिभावकों को अपने बच्चे शिशु पालन केंद्र में रखने पड़ते हैं, इस संदर्भ में चर्चा कीजिए। अभी देखिए, यह पाठ इस पर ही निर्भर है कि नौकरी पेशा अभिभावक का अर्थ है मराठी में पालक, जिसे हम कहते हैं वह। तो नौकरी पेशा करने वाले माता और पिताजी अपने शिशुओं को शिशु पालन केंद्र में जब रखते हैं तो उस समय किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है और कौन कौन सी बातों को हमें सजग या जागरूक रहकर निभाना पड़ता है। शिशु पालन केंद्र के अंतर्गत बच्चों के लिए खाने का सामान हमें अपनी ओर से देना चाहिए और वहाँ के पालन पोषण की ओर ध्यान देने वाली स्त्रियों को विशेष सूचनाएं देनी चाहिए कि यह कोई चीज़ को मुंह में उठाकर न डाले। इसके नींद का समय जो है यह इसे निश्चित करा कर देना चाहिए और फिर इसका मेडिकल चेकअप जो है यह महीने में से 2 बार तो होना चाहिए, क्योंकि शिशु पालन केंद्र में कई बार नींद की दवाई भी दी जाती है। इससे दूर रहने के लिए यह बातें हमें करना आवश्यक है। ठीक है। अभी यहाँ पर परिचय के अंतर्गत हम देखेंगे, इनका जन्म हुआ है 29 जनवरी 1860 तगान रोग रूस में और मृत्यु हुई है 15 जुलाई 1904। ठीक है। परिचय में यहाँ पर हम देखेंगे, यह महान रूसी साहित्यकार अंतोन चेखव प्रसिद्ध कथाकार और नाटककार थे। उनकी कहानियों में सामाजिक कुरीतियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन सी है देखिए, ए ड्रीरी स्टोरी, द वाइफ उपन्यास है, अन्ना ऑन नेक, अ बैंड बिजनेस, द वर्ड मार्केट, ओल्ड एज ग्रीशा आदि कहानियाँ हैं। यानो द चेरी अर्चर्ड आदि नाटक हैं। हालांकि ये जो हैं यह रूसी साहित्यकार होने की वजह से इस तरह के अंग्रेज़ी नाम हमें यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। गद्य संबंधी में यहाँ पर यह एकांकिका है। आकार छोटा होने की वजह से एक ही कथा इसमें दी गई है। संवाद इसकी कथा व संवाद आदि से अंत तक रोचक और आकर्षक होते हैं। प्रस्तुत एकांकिका में रचनाकार ने दब्बूपन को त्याग कर अपने अधिकार न्याय के लिए सजग रहते हुए प्रेरित किया है। आजकल हम देखते हैं छात्रों, लोग किसी अज्ञान की वजह से कोई कारण न होते हुए किसी न किसी का रोग बर्दाश्त करते हैं, अन्याय को सहते हैं। तो यह जो बातें हैं यह ठीक नहीं है। तो इसे दब्बूपन कहा गया है और इस अपने न्याय और अधिकार को पाने के लिए व्यक्ति को जागरूक और सजग रहना आवश्यक है। यह इस एकांकिका के पीछे हमें उद्देश्य बताया गया है। जैसे कि इस एकांकिका की जूलिया, यह दब्बूपन से जो है यह तो यहाँ पर एकांकिका में जो जूलिया है, इस जूलिया के माध्यम से दब्बूपन को किस तरह त्यागना चाहिए यह लेखक ने उस घर के जो मालिक हैं उन मालिक के द्वारा समझाया है। ठीक है। तो इस तरह यह एकांकिका को हम सविस्तर देखने वाले हैं। तो देखो, बच्चों की गवर्नेंस जूलिया जो है यह वात्सल्य देवना आती हैं, यानी बच्चों की गवर्नेंस यानी बच्चों का सार संभाल करने वाली जूलिया दबेश्वर में। आपने मुझे बुलाया था मालिक,
हाँ हाँ, बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो, गृहस्वामी कहते हैं। जूलिया बैठती हुई, शुक्रिया। गृहस्वामी, जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसे की ज़रूरत होगी, और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ, मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी, इसीलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना? जूलिया विनीत स्वर में, जी नहीं मालिक, 40 रूबल। नहीं भाई, 30, गृहस्वामी कहते हैं। ये देखो डायरी, पन्ने पलटते हुए मैंने इसमें नोट कर रखा है, मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रूबल महीना ही देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं? जूलिया दबे स्वर में, जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। गृहस्वामी, क्या कह रही हो जूलिया? ठीक 2 महीने हुए भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल, लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी न ली हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए ले गई हो। और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चों को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियाँ और ली हैं, ठीक है ना? दबे स्वर में, जी आप कह रहे हैं तो ठीक। रुक जाती है। गृहस्वामी, अरे भाई, मैं क्या गलत कह रहा हूँ? हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया। यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 19 नागे। हाँ, तो घटाओ 60 में से 19, कितने रहते हैं? 41 रूबल, ठीक है? जूलिया रुआंस हो जाती है, रोते स्वर में, जी हाँ। डायरी के पन्ने उलटते हुए, अभी देखिए यहाँ पर कठिन शब्द जो आएंगे ना, उसे तुम्हें बाद में समझा जाएगा, लेकिन फिर भी चलते चलते बताती हूँ। नागे का अर्थ है खड़ा, यानी काम पर अनुपस्थित रहना। तो यहाँ पर डायरी के पन्ने उलटते हुए गृहस्वामी जी क्या कहते हैं, देखिए। हाँ, याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान ही उठाना ही बदा है। मैंने जिसका भला करना चाहा, उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खैर, मेरा भाग्य। हाँ, तो मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहाँ किसी टहनी की खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई, 10 रूबल उसके गए। इस तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के नए जूते चुरा लिए। रुककर, तुम मेरी बात सुन रही हो ना, या नहीं? मुश्किल से अपनी रुलाई रोकते हुए, जी सुन रही हूँ।